तो लोकसभा चुनावों में प्रचार का जो दौर है एकदम चरम पर पहुंचा हुआ है। और इस बीच देखिए पार्टियों के बीच बैठकें भी जारी हैं। मंगलवार को पीएम आवास पर बीजेपी की एक अहम बैठक हुई। लोकसभा चुनावों के पहले चरण में ही पार्टियों ने नई रणनीति तैयार करना शुरू कर दिया है। सीटों के बंटवारे से लेकर चुनाव प्रचार पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। खासकर 400 पार के नारे पर चल रही बीजेपी इसे लेकर खास तैयारी कर रही है। मंगलवार को पीएम आवास पर एक अहम बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में लोकसभा की बाकी सीटों को लेकर चर्चा की गई। बैठक में उम्मीदवारों के नाम को लेकर सीनियर नेताओं ने चर्चा की। गठबंधन के पेच सुलझाने पर खास ध्यान दिया जा रहा है। बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, ओडिशा में सीट बंटवारे पर चर्चा हुई। माना जा रहा है कि राज ठाकरे के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। दक्षिण भारत में पार्टी के नए गठबंधन के सहयोगियों पर भी ध्यान दिया गया है। इस बैठक में विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे मुद्दों की काट तलाशने पर भी ध्यान दिया गया। इस बैठक के बारे में पीएम को भी पूरी जानकारी दी गई है। यही नहीं, किस इलाके में पार्टी किस तरह चुनावी अभियान को आगे बढ़ाएगी उस पर भी चर्चा की गई। तो वहीं देखिए सीट बंटवारे को लेकर सबसे बड़ा पेच इस वक्त महाराष्ट्र में भी फंसा हुआ है। ना ही कांग्रेस और ना ही बीजेपी अब तक यहां की सभी 48 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकी हैं। उसके जरिए महाराष्ट्र की 48 सीटें इन दिनों बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही गठबंधन के लिए मुश्किल बनी हुई है। बीजेपी ने 20 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन शिंदे गुट और अजित पवार गुट को कितनी सीटें मिली हैं वो अब तक फाइनल नहीं है। सूत्रों के मुताबिक अब सीटों का बंटवारा 3 सीटों पर अटका है। इन सीटों के कारण ही अभी तक बंटवारे को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। ये 3 सीटें हैं बारामती, माधा, सतारा। उधर दिल्ली में अमित शाह और जेपी नड्डा से राज ठाकरे की मुलाकात के बाद उनका एनडीए में आना तय माना जा रहा है। बस ऐलान बाकी है। यही हाल अघाड़ी गठबंधन का है। वहां भी अब तक सीटों के बंटवारे को लेकर कुछ भी तय नहीं हुआ है। सूत्रों के मुताबिक उद्धव गुट के 23 सीट पर चुनाव लड़ने की संभावना है और एनसीपी का शरद पवार गुट 6 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारेगा। वहीं कांग्रेस को 19 सीटें मिलेंगी। महाराष्ट्र में एनडीए राज ठाकरे को अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है। लेकिन राज ठाकरे आखिरकार इतने जरूरी क्यों हैं, आइए आंकड़ों के जरिए समझते हैं। तो 2009 के विधानसभा चुनाव में एमएनएस ने 13 सीटें जीती थी। तब पार्टी को 5.71% वोट मिले थे। कई साल बाद बीएमसी चुनाव में भी एमएनएस को कई सीट्स मिल गई थी। 2014 की बात करें, उसकी विधानसभा चुनाव पार्टी को सिर्फ एक सीट उसमें हासिल हो पाई थी और उसका जो वोट शेयर है वो भी 3.15% ही रहा था। 2019 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो तब पार्टी खाता भी नहीं खोल सकी थी और अगर एमएनएस के वोट शेयर की बात करें तो मौजूदा हालात में वो केवल 2.25% है। लेकिन एक अच्छी खासी जो पैठ है वो एमएनएस की है, राज ठाकरे की है। ऐसे में एनडीए में अगर शामिल होती है एमएनएस पार्टी तो एनडीए और मजबूत होगी। तो चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ साथ टिकटों और सीटों के बंटवारे पर मंथन बहुत तेज है। मंगलवार को कांग्रेस की सीईसी की अहम बैठक हुई जिसमें करीब 30 उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगी है। पूरे देश में इन दिनों चुनावी मौसम जोरों पर है। चुनाव प्रचार के साथ साथ पार्टियों में उम्मीदवारों के नाम और सीट बंटवारे को लेकर भी मंथन चल रहा है। मंगलवार को कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने मंगलवार को करीब 30 उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाई। जल्द ही कांग्रेस की तीसरी लिस्ट भी जारी हो सकती है। इस बैठक में कर्नाटक, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और चंडीगढ़ में संभावित उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक पार्टी बंगाल में उन सीटों पर विचार कर रही है जहां वो और वामपंथी दल दोनों मजबूत हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता वाली सीईसी की बैठक में पार्टी संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल शामिल हुए। साथ ही सीईसी की बैठक में कई अन्य सदस्यों ने भी शिरकत की। बताया जा रहा है कि बंगाल में कांग्रेस अपने 2 सांसदों अधीर रंजन चौधरी और अबू हासिम खान चौधरी को फिर से मौका दे सकती है। कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए अब तक 82 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। उसने पहली सूची में 39 और दूसरी सूची में 43 उम्मीदवार घोषित किए थे। Zee News।